नमस्कार, खबर विभाग में आपका स्वागत है। मैं हूं वरुण सखाजी। भाजपा की छत्तीसगढ़ जो इकाई है, इसमें बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं और होने वाले हैं। इन्हीं बदलाव के बीच एक और बात सामने आ रही है कि साल 2018 में जो भाजपा के टोटल कंटेस्टेंट्स थे 90, उनमें से 75 हार गए थे। क्या उन 75 हारों में से ज़्यादातर को टिकट मिल जाएगी या कि ज़्यादातर की टिकट कट जाएगी, या कि कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला, या कि हम आज बहुत जल्दी इस बात का विश्लेषण करने जा रहे हैं। जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन किसी की भी टिकट जब कटती है तो उसके कुछ मापदंड होते हैं, उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं और उसके आधार पर ही ये तय होता है कि वो टिकट उनको दी जाए या ना दी जाए। तो बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, उनमें से कौन सा क्राइटेरिया कैसे क्लिक करेगा और कैसे भाजपा इस पर तय करेगी, इस सब पर हम आज बात करेंगे। टिकट कटने के आधार क्या हो सकते हैं? किसी भी पार्टी के जो प्रत्याशी होते हैं वो अपनी पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ते हैं और जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन हार जाते हैं। तो जब अगला चुनाव होता है तो नए प्रत्याशी भी मैदान में होते हैं और पुराने प्रत्याशी भी ताल ठोक रहे होते हैं। 2018 के जो चुनाव थे छत्तीसगढ़ में, उनमें भाजपा के 75 प्रत्याशी हारे थे। तो सिर्फ हारे नहीं थे बल्कि बुरी तरह से भी हारे थे। यही वजह है कि ये बार बार बात होती है कि उनकी जगह पर प्रत्याशी नए उतारे जाएंगे या कि उनमें से भी बहुत से लोगों को रिपीट किया जाएगा। तो इसके जो क्राइटेरिया हैं वो क्राइटेरिया 2-3 हो सकते हैं, जैसे कि प्रत्याशी की उसके क्षेत्र में छवि कैसी है, प्रत्याशी को वहाँ का लोकल संगठन एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्रत्याशी वहाँ पर कितना एक्टिव है, वहाँ के लोगों का फीडबैक क्या है और पिछले चुनाव में उसका परफॉर्मेंस क्या था। जो सबसे आखिरी वाला जो क्राइटेरिया है, पिछले चुनाव में उसका परफॉर्मेंस क्या था, ये चूंकि एक प्रामाणिक माध्यम होता है। कोई भी पार्टी जब तय कर रही होती है तो ये इसमें एक आंकड़े बहुत चीख चीख कर कह रहे होते हैं कि पिछली बार इनका प्रदर्शन क्या था, लेकिन सिर्फ इसके आधार पर किसी का टिकट नहीं कटता, क्योंकि कई बार प्रत्याशी बहुत बुरी हार के बाद उसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और अगले चुनाव में वो विन विन पोजीशन में आ जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे जो हमको अपवाद भी देखने को मिलते हैं, लेकिन वो अपवाद होते हैं, साधारणतः ऐसा नहीं हो पाता। जिसको जनता ने खारिज कर दिया होता है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो दोबारा से उस ट्रैक पर नहीं आ पाता। टिकट कटौती का 2018 का अगर बेस लेते हैं भाजपा के अंदर, तो पहले हम 2018 के ओवरऑल परफॉर्मेंस को समझते हैं। भाजपा के इस परफॉर्मेंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको 2013 के चुनाव में भी जाना होगा। 2013 में जो भाजपा की सरकार बनी थी, उसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो वोटों का प्रतिशत का जो फासला था वो सिर्फ और सिर्फ 0.45% था, यानी कि आधा फीसदी वोट भी अंतराल में नहीं थे। इसका अर्थ ये है कि 2013 में भी कांग्रेस मजबूत थी, यानी कि उस समय तीसरे जो दल का उदय था या तीसरे दल की जो ताकत थी वो बहुत कम थी। सिर्फ बसपा ने वहां जोर मारा था और 2 सीटें लेकर आई थी। इसके अलावा 2018 में जो हम बात करते हैं तो 2018 में ये जो फासला है 0.45 का जो फासला था, जिसमें 13 सीटों का फासला पैदा हो गया था। सिर्फ आधा फीसदी वोट में भाजपा के पास 13 सीटें अधिक थीं कांग्रेस की तुलना में। तो अब जबकि 2018 में दोनों पार्टियों के बीच में, कांग्रेस और भाजपा के बीच में जो फासला है वोटों का, वो 8% से ज़्यादा है। कांग्रेस जो है इस समय 44% वोट पर बैठी हुई है, जबकि भाजपा 2018 के चुनाव में 33% वोट पर थी। जबकि 2013 की अगर बात करें तो भाजपा 41% वोट पर थी और कांग्रेस 40.5% वोट पर थी। इस कैलकुलेशन को थोड़ा दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं कि भाजपा के जो 8% वोट डाउन हुए, यानी वो 41 से 33 पर जो आ गई, ये 8% जो वोट था वो गया कहाँ? कांग्रेस का तो सिर्फ 2.5% वोट बढ़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि 2018 में भाजपा के जो 8% वोट लॉस हुए थे, उनमें सिर्फ 2.5% वोट कांग्रेस को मूव हुए। इसका मतलब भाजपा के विकल्प के रूप में कांग्रेस को लोगों ने नहीं चुना, लेकिन एक विकल्पहीनता में कांग्रेस को चुना, ये कहा जा सकता है। चूंकि बाकी के जो बचे हुए 5.5% वोट हैं वो कहाँ गए? वो वोट दरअसल चले गए तीसरी शक्तियों के पास। तीसरी शक्ति कौन थी 2018 में? वो थी जोगी की पार्टी और उनका गठबंधन। जोगी की पार्टी ने करीब करीब 7.5% हासिल किए, 5 सीटें भी हासिल करी,
और 2 सीटें हासिल करी उनके गठबंधन ने, बीएसपी ने, और वोट उनका वही रहा 3.5%, जो कि 2003 से लेकर के 2008, 2013 और 2018 तक वही 2-2.5% जो बीएसपी का वोट है वो ऊपर नीचे होता रहता है। इस बार वो 3.5% था। तो कुल मिलाकर 11% वोट तीसरी शक्ति लेके चली गई 2018 के चुनाव में। तो वो जो 11% वोट में करीब 5.5-6% वोट जो है वो भाजपा का शिफ्ट हुआ तीसरी ताकत पर। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वोट का फासला है, जो बहुत छोटा सा फासला हमको दिखाई दे रहा था 0.45 का, वो ये जादू पैदा कर रहा था कि दोनों पार्टियों के बीच में करीब 1 दर्जन सीटों का अंतराल हो गया। लेकिन 2018 में जो 8% वोट का जो फासला है, तो स्वाभाविक रूप से दोनों पार्टियों के बीच में 4 दर्जन से ज़्यादा, यानी कि 55 सीटों से ज़्यादा का अंतराल पैदा हो गया है। भाजपा इस समय 14 सीटों पर है, पहले 15 जीती थी। भीमा मंडावी का एक नक्सल हमले में उनका निधन हो गया, इसके बाद से वो सीट भी भाजपा के हाथ से चली गई। तो 14 सीटें भी भाजपा की हैं। भाजपा की जो 14 विधायक हैं वो भी गिनती से गिने जा सकते हैं। अब आइए पहले यह देखते हैं भाजपा में कौन कितने मतों से जीता। भाजपा ने 2018 में 15 सीटें हासिल की थी, 75 पर वह हार गई थी, और जो 15 सीटें हासिल की थी उनमें से अब उसके पास सिर्फ 14 सीटें हैं। उन 15 सीटों में जो भाजपा की सबसे बड़ी जीत थी, बड़े फासले से जो भाजपा ने जीती थी, वो थी बिल्हा की सीट, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी विधानसभा भी है। तो बिल्हा की सीट को त्रिकोणीय मुकाबले में जो है धर्मलाल कौशिक ने भाजपा से जीत हासिल की थी। यहाँ पर कांग्रेस से राजेंद्र शुक्ला थे, लेकिन कांग्रेस के ही एक बागी जोगी कांग्रेस से सियाराम कौशिक यहाँ से मैदान में थे। सियाराम कौशिक वहाँ विधायक रह चुके हैं और सियाराम कौशिक ने करीब 27,000 वोट इस चुनाव में हासिल किए थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो त्रिकोण में कांग्रेस यहाँ पर हार गई। अगर वो 27,000 वोट ना गए होते तो ये सीट भी भाजपा के हाथ नहीं लगने वाली थी। बहरहाल, तो ये सबसे बड़ी जीत थी। भाजपा की सबसे छोटी जो जीत थी 2018 में, वो थी धमतरी से, जहां रंजना दीपेंद्र साहू ने सिर्फ 464 वोटों से कांग्रेस के पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा को हराया था। इसके बीच में 13 विधायक और हैं जो अलग अलग फासलों से जीते, जिनमें हम कह सकते हैं डॉक्टर रमन सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, वो इन चुनावों में महज 16,000 वोटों से जीत पाए। जबकि विद्यारतन भसीन, ननकीराम कंवर भी 18,000 वोटों से जीते थे, ब्रजमोहन अग्रवाल 17,000 वोटों से जीते थे, और कृष्णमूर्ति बांधी 14,000 वोटों से जीते थे, अजय चंद्राकर 12,000 वोट करीब, डमरूधर पुजारी और शिवरतन शर्मा दोनों ही समानांतर 11,000 वोटों से जीते थे। रजनेश सिंह और पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहले मुंगेली से दोनों ही लगभग 6,000 वोटों से इस चुनाव में जीते थे। अभी जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष बना दिए गए हैं जांजगीर से नारायण चंदेल, वो 4100 वोटों से इन चुनावों में जीते थे। स्वर्गीय भीमा मंडावी इन चुनावों में 2100 वोटों से जीते थे, और अकलतरा से विधायक हैं सौरभ सिंह, वो इन चुनावों में 1800 वोटों से जीते थे। ये बताने के पीछे मेरा मकसद ये है कि भाजपा ने 2018 में खोया ही खोया और खोया ही खोया था, क्योंकि ये जीत के जो फासले हैं बहुत ही कम वोटों के हैं। बिल्हा जैसी एक बड़ी सीट, जहां जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी विधानसभा कहलाती है, जहां 2.5 लाख से अधिक वोटर हैं, वहां जो मार्जिन 26,000 कुछ का आता है, वो भी बहुत बड़ा मार्जिन नहीं कहा जा सकता। जबकि त्रिकोण में आपके हाथ में ये सीट थी। त्रिकोण इसलिए क्योंकि वहां पर सियाराम कौशिक पूर्व विधायक जोगी कांग्रेस से चुनाव मैदान में थे, और वो पूरी तरह से कांग्रेस के कोर वोटर को ही डैमेज कर रहे थे। सिर्फ वही नहीं किया, आप देखें कि तखतपुर में भी डैमेज किया, नंबर 2 पर जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, और बाकी और भी सीटों पर भी उन्होंने डैमेज किया था। अब ये देखते हैं कौन कहां से कितने वोटों से हारा था। 2018 के चुनाव में सबसे बड़ी जो हार हुई थी वो कवर्धा से अशोक साहू की हुई थी, जिन्हें वर्तमान में सरकार में मंत्री मोहम्मद अकबर ने 59,000 से अधिक वोटों से हराया था। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक लौती ऐसी हार थी, 59,000, 50,000 से ऊपर हारने वालों की संख्या बड़ी थी। और जो 2018 में सबसे छोटी हार थी, कम वोटों से जो फासले से हारे थे, वो थे खैरागढ़ से कोमल जंघेल, जहां से देवव्रत सिंह जीते थे और कांग्रेस वहां तीसरे नंबर पर थी। लेकिन अभी उपचुनाव में वहां कांग्रेस ने चुनाव जीत लिया है और जिला बनाने की घोषणा
की है। तो जो कोमल जंघेल हारे थे वो सिर्फ 870 वोटों से हारे थे। तो सबसे छोटी हार ही कोमल जंघेल की थी भाजपा में, और सबसे बड़ी हार अशोक साहू की कवर्धा से थी। अब देखते हैं हम आगे और कौन कौन कहां से कितने फासले से हारा। भाजपा में 1000 से कम अंतराल से हारने वाले प्रत्याशी कोमल जंघेल इकलौते थे। 2000 वोटों से कम अंतराल से हारने वाली इकलौती प्रत्याशी कोंडागांव से पूर्व मंत्री लता उसेंडी थी, जिन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने हराया था। 3000 से कम अंतराल वालों में नारायणपुर से केदार कश्यप, ये भी पूर्व मंत्री थे। भिलाई सिटी से प्रेम प्रकाश पांडे, ये भी पूर्व मंत्री और पूर्व स्पीकर थे। 5000 से कम अंतराल वाले प्रत्याशियों की संख्या 3 थी। इनमें मनेंद्रगढ़ से श्याम विहारी जायसवाल, कुनकुरी से भरत साय, कोटा से कांसीराम साहू थे। 6000 मतों से हारने वालों में बैकुंठपुर से इकलौते पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े थे। 7000 तक के अंतराल से हारने वालों में कोंटा से धनीराम बारसे थे, जो कि वर्तमान में सरकार में मंत्री कवासी लखमा से हारे थे। जबकि 8000 तक की रेंज में हारने वालों में शून्य थे, कोई भी नहीं हारा था जो 7 से 8000 के बीच में हारा हो। 9000 तक यानी 8 से 9000 के बीच के अंतराल में हारने वालों में जशपुर के गोविंद राम भगत थे। अब हम आगे बढ़ते हैं तो 10000 से 15000 तक के अंतराल में हारने वालों में रायगढ़ से रोशन अग्रवाल थे, जिनका निधन हो चुका है। कोरबा से विकास महतो थे, कटघोरा से लखनलाल देवांगन थे, बिलासपुर से अमर अग्रवाल थे और रायपुर ग्रामीण से नंद कुमार साहू थे। रायपुर पश्चिम से राजेश मूणत और अंतागढ़ से विक्रम उसेंडी थे। 15 से 20,000 वोटों के अंतराल से हारने वालों में चित्रकूट से लच्छूराम, केशकाल से हरिशंकर नेताम, कांकेर से हीरा मरकाम, डोंगरगांव से मधुसूदन यादव, रायपुर उत्तर से श्रीचंद सुंदरानी, धरसींवा से देवजी भाई पटेल, खरसिया से ओपी चौधरी, भटगांव से रजनी त्रिपाठी, प्रेमनगर से विजय प्रताप सिंह और भरतपुर से चंपा देवी पावले थी। जो 15 से 20,000 की रेंज में जो हारे थे लोग, उनमें 2 मंत्री भी थे। अब 20,000 से 25,000 के अंतराल में हारने वालों में सामरी से सिद्धनाथ पैकरा, लुंड्रा से विजयनाथ सिंह, लैलुंगा से सत्यानंद राठिया, जयजयपुर से कैलाश साहू, महासमुंद से पूनम चंद्राकर, अभनपुर से चंद्रशेखर साहू जो कि मंत्री थे, दुर्ग सिटी से चंद्रिका चंद्राकर, मोहला मानपुर से कंचन माला भुआरिया और बीजापुर से महेश गागड़ा, ये भी वहां मंत्री थे। 25 से 30,000 तक वोटों के अंतराल से हारने वालों में जगदलपुर से संतोष बाफना, भानु प्रतापपुर से देवलाल दुग्गा, खुज्जी से हीरेंद्र साहू, बेमेतरा से अवधेश चंदेल, दुर्ग ग्रामीण से जागेश्वर साहू, पाटन से मोतीलाल साहू, संजारी बालोद से पवन साहू, आरंग से संजय ढीढी और लोरमी से तोखन साहू थे। तोखन साहू को धर्मजीत सिंह ने हराया था, जो कि जोगी कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। 30,000 से 35,000 वोट की रेंज में हारने वालों में रामानुजगंज से राम किशुन सिंह थे, सक्ती से मोहन साहू थे, डोंडी लोहारा से लाल महेंद्र सिंह टेकाम, अहिवारा से राज महंत सांवला राम देहरे, साजा से लाभचंद बाफना, नवागढ़ से पूर्व मंत्री दयालदास बघेल, बस्तर से सीनियर बीजेपी के नेता डॉक्टर सुभाऊ कश्यप थे। बड़ी हारों में यानी 35,000 से 40,000 के वोट के अंतराल से हारने वालों में डोंगरगढ़ से सरोजनी बंजारे, पंडरिया से मोतीराम चंद्रवंशी, पत्थलगांव से शिव शंकर पैकरा, सीतापुर से गोपाल राम और अंबिकापुर से अनुराग सिंहदेव शामिल थे। अनुराग सिंहदेव वर्तमान में पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव के मुकाबले खड़े हुए थे। 40 से 45,000 की रेंज में हारने वालों में प्रतापपुर से राम सेवक पैकरा, जो कि पूर्व गृह मंत्री थे, धर्मजयगढ़ से लीनव बिरजू राठिया, ये 2 लोग थे जिनकी हार 40 से 45,000 के बीच हुई। 45 से 50,000 के अंतराल से हारने वालों में सिहावा की पिंकी शिवराज शाह थी, कसडोल से गौरी शंकर अग्रवाल थे जो कि स्पीकर भी थे और साथ ही साथ पार्टी के कोषाध्यक्ष भी। मरवाही से अर्चना पोर्ते थी जिन्हें अजीत जोगी ने हराया था। 50 से 55,000 का जो फासला होता है ये बड़ा फासला कहलाता है। जहां विधानसभा में कुल वोटर ही 1.5-2 लाख हो, वहां पर 55,000 से हारना बड़ी शर्मनाक हार होती है। तो 50 से 55,000 के बीच में हारने वालों में सारंगगढ़ से केराबाई मनहर थी और सरायपाली से श्याम तांडी थे। सबसे बड़ी हार वालों में 55 से 60,000 के अंतराल वाले लोग जो थे, उनमें सबसे ऊपर जो नाम था वो कवर्धा से अशोक साहू था, जो पूरे प्रदेश भर में सबसे ज्यादा वोटों से हारे। गुंडरदेही से दीपक ताराचंद साहू थे, राजेम से संतोष पांडे और खल्लारी से मोनिका दिलीप साहू। ये जो 4 लोग थे, इनकी हार 55 से 60,000 वोटों से हुई थी। दीपक ताराचंद साहू उस बात का उदाहरण है जो कि किसी वक्त में ताराचंद साहू, जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और साहू वोटर के डोमिनेंट लीडर रहे,
लेकिन उनके बेटे दीपक ताराचंद साहू, उन्होंने पार्टी भी अलग बनाई थी 2013 के समय में और बीजेपी को डैमेज करने की कोशिश की थी, परंतु 2018 में बीजेपी के साथ आकर के इनकी बहुत ही शर्मनाक हार हुई। ये भी एक संदेश देता है। इस पूरे चार्ट को अगर हम देखते हैं तो पार्टी अगर हार के फासले को आधार बनाती है तो बमुश्किल 10 लोग ऐसे हैं जिनके टिकट्स रिपीट किए जा सकते हैं। उनमें भी कई सारी शंकाएं हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए पार्टी ये तय करती है कि 10,000 वोटों के अंतराल से जो हारे थे उनको हम अगर टिकट देते हैं तो ऐसे लोगों की संख्या सिर्फ 10 है, जबकि इनमें कोमल जंघेल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 2018 में सबसे कम वोट से हारे ज़रूर थे, लेकिन उपचुनाव में ये सीट कांग्रेस के हाथ में चली गई है। वहीं कोटा के जो काशीराम हैं वो 2 बार कोटा से लड़ चुके हैं, दोनों ही बार रेणु जोगी के हाथों हार का मुंह देख चुके हैं। इस हिसाब से देखें तो कांशीराम भी इस क्राइटेरिया से बाहर हो जाते हैं। सिर्फ फासले के क्राइटेरिया से उनको टिकट मिले ये ज़रूरी नहीं है। ऐसे ही अगर हम बात करें मनेंद्रगढ़ के श्याम बिहारी जायसवाल, बैकुंठपुर के पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े, भिलाई से सिटी से प्रेम प्रकाश पांडे या उनके बेटे मनीष पांडे, या और बात करें हम आगे भरत साय कुनकुरी से, या हम बात करें गोविंद राम भगत जशपुर से, या कोंटा के धनीराम बार से, जो कि ताल ठोक सकते हैं, जो कि अभी पार्टी की तरफ से एक्टिव हैं और इनका फासला भी 10,000 के अंदर था। लेकिन कोंडागांव में अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम हो चुके हैं, तो एक बड़ा फिगर सामने हो चुका है। स्वाभाविक रूप से लता सेंडी उनका कैसे मुकाबला कर पाएंगी, ये भी एक फैक्टर इसमें काम करेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हम 10 लोग भी शॉर्ट लिस्ट करते हैं 10,000 के अंदर वाले, तब भी उनमें से कुछ लोग इसलिए बाहर हो जाएंगे क्योंकि सामने या तो कोई बहुत बड़ा प्रत्याशी है, या सामने वाला फिगर बहुत बड़ा है, या फिर कि उनके अपने कोई गुण दोष आ गए हैं। इसके अलावा नारायणपुर में केदार कश्यप एक ऐसे नेता हैं जो विकल्पहीनता में फिर से टिकट पा सकते हैं। साथ ही साथ ट्राइब फेस होने की वजह से भाजपा के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन भी यहाँ नहीं होते। वो नारायणपुर से फाइट करते हैं, मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, उनके पापा सांसद थे बलीराम कश्यप जी, उनके भाई भी सांसद रह चुके हैं। तो इस तरह से देखें तो बड़ी डायनेस्टी है और पुराना उनका वहाँ दौर और रुतबा है। बहरहाल इस चुनाव में वो हारे अच्छे खासे थे। वहीं 30,000 से ऊपर हारने वालों की अगर हम बात करें तो 23 टिकट ऐसे हैं जो साफ तौर से खतरे में दिखाई देते हैं, क्योंकि 30,000 से अधिक वोटों से हारने वालों की संख्या बड़ी है। इनमें अंबिकापुर के अनुराग सिंहदेव का टिकट खतरे में पड़ सकता है, कसडोल से गौरीशंकर अग्रवाल का है, बस्तर के सुभाऊ कश्यप साहब का है, नवागढ़ से दयालदास बघेल का है जो कि पूर्व मंत्री है। लेकिन इन चारों ही लोगों का जिनका मैंने नाम लिया, इनको विकल्पहीनता में फिर से चुना जा सकता है। इस पूरे कैलकुलेशन को अगर हम बारीकी से देखें तो 2018 के जो फासले को अगर आधार बीजेपी बनाती है तो 23 लोग ऐसे हैं जो 30,000 से अधिक वोटों से हारे हैं, जिनका टिकट खतरे में है। वहीं 20,000 से अधिक हारने वालों की जो संख्या है वो 18 है। तो 18 और 23 करीब करीब 39 टिकट्स ऐसे हैं जो किसी भी सूरत में कट सकते हैं। तो 75 में से अगर 39 टिकट कटते हैं तो उनमें भी कुछ और ऐसे टिकट्स हैं जो दूसरे कारणों से कटेंगे, यानी कि इनमें हैं उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, इनमें 5-6 टिकट्स ऐसे हैं जिनको इधर उधर शिफ्ट किया जाएगा। जैसे कि बिल्हा धर्मलाल कौशिक सिटिंग एमएलए हैं और नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, परंतु उनको हो सकता है उन्हें या बिलासपुर के अमर अग्रवाल को, इन दोनों में से किसी को बिलासपुर लोकसभा में शिफ्ट किया जा सकता है। चूंकि बिलासपुर लोकसभा के सदस्य जो हैं बिलासपुर से जो एमपी हैं अरुण साहब, वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं और सब कुछ ठीक रहा तो विधानसभा भी चुनाव लड़ेंगे। अगर विधानसभा वो चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए सबसे सेफ जो सीट रहेगी वो बिल्हा या तखतपुर होगी। तो अरुण साहब वहाँ शिफ्ट होंगे तो स्वाभाविक रूप से धर्मलाल कौशिक को कहीं ना कहीं और शिफ्ट करेंगे। ऐसे ही राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह साहब हैं जो कि 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में विधायक हैं और पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे। काफ़ी बड़ा स्ट्रेचर है उनका पॉलिटिकल, तो उनको भी कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जा सकता है। या तो ये सीट उनके बेटे अभिषेक सिंह को दी जा सकती है, बाबा भाई को, या फिर ये सीट किसी नए व्यक्ति को भी दी जा सकती है। इसके अलावा जो रायपुर की उत्तर सीट है श्रीचंद सुंदरानी, इनकी टिकट भी खतरे में है। रायपुर से पश्चिम से जो राजेश मूरत हैं बहुत कम फासले से हारे थे, लेकिन फिलहाल में हो सकता है कि इनकी टिकट पर भी संशय बन जाए। इसके अलावा ग्रामीण से नंद कुमार साहू 2 बार फाइट कर चुके हैं, सफलता 1 बार मिली है। तो नंद कुमार साहू कोर वोटर की वजह से थोड़ा बहुत रखे जा सकते हैं, लेकिन चेहरा बदला जा सकता है। बहरहाल अगले विश्लेषण के लिए आप फिर से आइए इस चैनल पर। मैं आपको बताऊंगा कि
पिन पॉइंटेड वो कौन कौन लोग हैं और वो वर्तमान में कितने सक्रिय हैं अपने सीटों पर, और उनकी कितनी दावेदारी है और उनकी छवि वहाँ अपनी सीट पर कैसी है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।